बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आपको आइडिया है कि मैं एंग्जाइटीज़ के ऊपर एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एंग्जाइटीज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं और उनमें ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, उनकी काजेज़ के में फ़र्क है, उनकी मैनेजमेंट अप्रोच में फ़र्क है। तो जिस एंग्जाइटी के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब ये भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही एक चीज़ फॉल करती है, इट्स काइंड ऑफ एंग्जाइटीज ही। अब ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता क्या है? देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ ताकि सबको जो है वो समझ आ जाए। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे नाम से जाहिर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी कि किसी भी इंसान को जब कोई ट्रामा से गुजर रहा होता है, जब वो किसी ट्रामा से गुजरता है तो उसको वो इतना ले लेता है, उसके माइंड में वो इतना फिक्स हो जाता है कि वो एक डिसऑर्डर बन जाता है। और वो जब भी उस इवेंट को याद करता है, कहीं पे अलहदा बैठता है, उस इवेंट को सोचता है, तो उसकी एंग्जाइटी लाइक फीलिंग्स होती हैं। एंग्जाइटी लाइक फीलिंग क्या है? हार्ट बीट तेज हो जाना, पैनिक हो जाना या एंशियस हो जाना, ब्रीदिंग तेज हो जाना, पसीने आने लग जाना। और स्पेशली इनकी एक और निशानी मैं आपको बता दूं कि जब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिनको होता है ना, उनके अंदर फ्लैशबैक्स आते हैं। फ्लैशबैक्स को मैं लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि फ्लैशबैक का मतलब ये होता है कि जब आप उस इवेंट को याद करते हैं या आपको याद आता है, आपको यूजुअली विजुअलाइजेशन में यानी ऐसे फील हो रहा होता है जैसे उसी तरह की आवाज़ें आना शुरू होती हैं, उसी तरह की सिचुएशन बन जाती है। आप उस सिचुएशन को ऐसे ही फील कर रहे होते हैं कि जैसे अभी ये हो रहा है। तो ये आपसे आपके कंट्रोल में सिचुएशन नहीं होती। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप में क्या सिम्टम्स आती हैं। लोग रो रहे होते हैं, ठीक है, लोगों से बोला नहीं जा रहा होता, हार्ट बीट तेज़ होती है, इवन पैनिक अटैक भी हो जाता है। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। अब इसमें ट्रामा किस किस तरह का हो सकता है? देखिए, ट्रामा, हर तरह का ट्रामा जो है कोई ना कोई एक्सपीरियंस कर सकता है। वो ट्रामा चाहे नेचुरल डिज़ास्टर हो जिसमें कोई फ्लड आया है, फ्लड से अगर आपका बहुत सा नुकसान हुआ है, ठीक है, कोई अर्थक्वेक आ गया है, या आपके साथ किसी रिलेशनशिप में कोई ट्रामा हुआ है, ठीक है, यानी कि आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, या आपकी कोई स्पाउसल डेथ हो गई है, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रामा होता है, ठीक है। आपकी किसी यंग बच्चे की डेथ होगी, ये ट्रामास के अंदर आते हैं। तो रिलेशनशिप ट्रामास हैं, ठीक है। तो इस तरह कोई फिजिकल अब्यूज़ है, कोई सेक्शुअल अब्यूज़ है, दीज आर ऑल कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ अ ट्रामा। और जब आप इसको फील करते हैं तो आपकी वो एंग्जाइटी वाली सिचुएशन आती है। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे बहुत से लोगों के साथ डिफरेंट ट्रामास होते हैं लेकिन उनको ये फीलिंग नहीं होती, उनको ये डिसऑर्डर नहीं होता। इसके पीछे क्या वजह, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजूहात क्या है? अब इसमें ऑब्वियसली सबसे जो बड़ी वजह है वो तो ट्रामा होता है। लेकिन ट्रामा के साथ जो वजह होती है, जिसकी वजह से वो ट्रामा ट्रिगर होता है, जो कि दूसरे लोगों में नहीं हो रहा होता, उसको ये क्यों होता है? फर्ज करें एक अर्थक्वेक आता है, उसमें कई लोगों की जानें चली जाती, ठीक है, कई लोगों की फैमिलीज जो हैं, वो लव्ड वन जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन एक ख़ास बंदा जो है उसको ही क्यों पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता, दूसरे को क्यों नहीं होता? उसकी कई वजूहत हो सकती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, यानी कि आपका जेनेटिक्स हो सकता है कि आप जेनेटिकली ही प्रोन है एंग्जाइटी के लिए। तो आपकी लाइफ में कोई ट्रामा है तो आपको वो ट्रामा वाला एक एंग्जाइटी होगी, तो जेनेटिक्स भी हो सकते हैं। फिर आपकी जो ब्रेन केमिकल्स हैं, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो इम्बैलेंस हैं। वो इम्बैलेंस थे, आपने कोई ट्रामा फेस किया और आप में ट्रिगर हो गया, यानी कि यू आर नो मोर प्रोन टू हैव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये इसकी जो इम्पॉर्टेंट रीजंस होती हैं, उसमें ट्रामा है, उसके अंदर जेनेटिक्स है, उसमें ब्रेन केमिकल्स हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आपको हो सकता है। अगर आप ये फील कर रहे हैं या आपके अंदर ये सिचुएशन है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप उसको मैनेज करना चाहते हैं ना, जितने भी, मैं एंग्जाइटी से हट के जितने भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की मैं बात करता हूँ, उसका कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्पेसिफिक नहीं है, उसको डिफरेंट फैक्टर से मैनेज किया जाता है। क्योंकि जितने भी ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, माइंड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनकी अभी तक
एग्जैक्ट काजेस तक साइंटिस्ट नहीं पहुंच सके। क्यों? क्योंकि ब्रेन दुनिया में आज भी, दुनिया में अगर कोई कम्प्लेक्स एंटिटी है ना, वो आपका ब्रेन है। यानी कि ब्रेन के बारे में लोगों ने इवन 2-3-4% तक भी नहीं अंडरस्टैंड किया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंटिटी है। तो इसी तरह अगर आप ब्रेन से रिलेटेड किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो इसकी एक फैक्टर नहीं है इसको मैनेज करने के लिए, इसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। इसलिए मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि अगर आपने न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को मैनेज करना है तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इस्तेमाल करें, जिसमें न्यूट्रिशन भी हो सकती है, जिसमें मेडिकेशन भी हैं, जिसमें साइकोथेरापी भी है, जिसमें फिजिकल थेरापी, डिपेंडिंग ऑन के प्रॉब्लम क्या है। अगर हम बात करें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की कि इसको कैसे मैनेज करना है, इसमें मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट जो टॉप पे फैक्टर है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 फैक्टर जो है वो मेडिकेशन है, क्योंकि जब सिचुएशन आपके कंट्रोल से नहीं, आपने ब्रेन केमिकल को बैलेंस कर लेना तो आप काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। और उस बेहतरी में आप फिर साइकोथेरापी करें, फिर उसमें साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है। अब जो इसके लिए जो मेडिकेशन है, जाहिर है सेरोटोनिन की कमी होती है या सेरोटोनिन डिसरेगुलेट होता है, जिसकी वजह से आपको ये एंग्जाइटीज़ हो रही होती। तो इसके लिए आप ऐसी मेडिकेशन लें जो सेरोटोनिन को बूस्ट करती है, जिसमें आपको पता है एंटी डिप्रेसेंट एक ऐसी क्लास है जो सेरोटोनिन को बूस्ट करती है। तो आप साइकेट्रिस्ट की जो कंसल्टेशन के साथ साथ आप मेडिकेशन ले सकते हैं। और दूसरी जो अप्रोच है वो साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको देता है। यहाँ पे देखिए, ट्रॉमा आपका माजी में पड़ा हुआ, इसका मतलब ट्रॉमा आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड से कोई चीज़ निकालना चाहते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि हिप्नोसिस इज़ द बेस्ट अप्रोच टू टेक आउट, टू डिसेंसिटाइज समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप किसको हिप्नोटाइज करके थ्रू हिप्नोसिस अगर आप जानते हैं, या जिनको ये इशू है, अगर वो किसी सही हिप्नोथेरापिस्ट से मिले ना, तो वो उस इशू को डिसेंसिटाइज कर सकता है। हाँ, डिसेंसिटाइज करते हुए हिप्नोसिस तो आपने कर लिया, डिसेंसिटाइजेशन के लिए जो आपने टेक्निक लगानी, वो आप सीबीटी की टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, या एनएलपी की कुछ टेक्निक्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रीफ्रेमिंग टेक्निक है, जिसमें एक ना टाइमलाइन थेरेपी भी आती है। अब टाइमलाइन थेरेपी जो है वो क्लाइंट को, जब आप हिप्नोटाइज करते हैं, आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाते हैं, और टाइमलाइन थेरेपी जो है वो क्या करती है कि किसी भी ट्रामा को डिसेंसिटाइज करने के लिए एक बेहतरीन टेक्निक है। तो अगर आप ये इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। यूज़ ऑफ टाइमलाइन थेरेपी, यूज़ ऑफ सीबीटी, बट अंडर हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस में ये ज़्यादा अच्छे तरह टेक्निक्स काम करती हैं। हाँ, तीसरी अप्रोच मैं आपको बताता चलूँ कि इन अप्रोचेस के साथ साथ आप न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करें ना, तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। यानी कि आप न्यूट्रिशन ऐसी लें जो न्यूरोकेमिकल, जो हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, उसको बूस्ट करे। यानी कि आप ऐसी, अब आपको पता होना चाहिए कि सेरोटोनिन जो है वो एक ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड होता है जिससे बनता है। अब वो आप चीज़ खाएं जिसमें ट्रिप्टोफैन होता है, जिससे सेरोटोनिन बूस्ट होगा। लाइक जिसमें आलमंड्स हैं आप उसको खा सकते हैं, इसमें अच्छा खासा जो है वो ट्रिप्टोफैन होता है जो सेरोटोनिन को बनाता है। चीज़ हो सकता है, इस तरह पाइनएप्पल हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन, इवन बीफ के अंदर ये हो सकता है। तो अगर आप ऐसी चीज़ खाते हैं तो ये जो है वो आपका सेरोटोनिन जो है वो बूस्ट होता है। इसी तरह न्यूट्रिशन में आप वो चीज़ें ज़रूर ऐड करें जो एंटीऑक्सीडेंट हैं। देखिए, जब आप ट्रॉमा फील करते हैं ना, आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेंट बहुत पड़े होते हैं। ऑक्सीडेंट ऐसे वो केमिकल होते हैं जो जब आप कुछ चीज़ें लेते हैं तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद जो फजूल चीज़ें बनती हैं उनको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो आपकी फूड के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिसमें विटामिन सी मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। विटामिन सी का इस्तेमाल एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ, अगर कोई सस्ता सोर्स मैं आपको बताऊँ ना एंटीऑक्सीडेंट, वो वाटर है। वाटर का अगर आप प्रॉपर इस्तेमाल कर लेना तो आपकी एंग्जाइटी वैसे ही को 30-40% वैसे ही मैनेज हो जाती है। हाँ, अक्सर आपने वो लोग देखे होंगे जिनको एंग्जाइटीज़ होती है ना, अक्सर वो पानी भी कम पी रहे होते हैं। तो अगर आप ये 4 इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस, जो मैंने 3 इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस बताई हैं कि मेडिकेशन है, साइकोथेरापी है और न्यूट्रिशनल अप्रोच है, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं
इसको प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ, ठीक है, आप करें तो आप इसको मैनेज आराम से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।